तो चलिए शुरू करते हैं। आज ना हम लोग इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के एक बहुत ही क्रूशल फेज को समझेंगे। वे टॉकिंग अबाउट अ टाइम जब एक छोटी सी चिंगारी से शुरू हुई बात आगे चलकर आज़ादी की एक पूरी रैडिकल मूवमेंट बन गई। और ये ऐसी वैसी मूवमेंट नहीं थी, इसने आगे की पूरी लड़ाई का फाउंडेशन सेट किया। ओके, सो टेक अ लुक एट दिस टाइमलाइन। ये यू कैन से हमारे आज के डिस्कशन का रोड मैप है। हम देखेंगे कि कैसे 1857 का द ग्रेट अपराइजिंग एक स्टार्टिंग पॉइंट था और फिर कैसे चीजें एस्केलेट हुई। देखो, पार्टीशन ऑफ बंगाल, फिर मुस्लिम लीग का बनना एंड फाइनली द राइज ऑफ रेडिकल नेशनलिज्म। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। एक इवेंट दूसरे को ट्रिगर कर रहा था। राइट, सो हम इन 5 स्टेजेस में इस पूरी जर्नी को ब्रेक डाउन करेंगे। We'll start with the spark, the 1857 uprising, फिर स्वदेशी मूवमेंट, ब्रिटेन का काउंटर अटैक, द राइज ऑफ द रेडिकल्स और फाइनली आज़ादी की लड़ाई ऑन अ ग्लोबल स्टेज। तो आइए सीधा जंप करते हैं उस पहली चिंगारी पर। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द बिग वन, 1857। दिस वॉज द स्पार्क। यही वो चिंगारी थी जिसने आगे चलकर पूरे देश में आज़ादी की आग लगा दी। इसे द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, एंड फॉर अ वेरी गुड रीजन। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा अपराइजिंग हुआ क्यों? वेल, इसके पीछे ना देयर वर मल्टीपल रीजंस कुकिंग अप। लोगों में पॉलिटिकल डिससैटिस्फैक्शन था, उनका जबरदस्त इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, प्लस ब्रिटिशर्स वर इंटरफियरिंग इन सोशल एंड रिलीजियस मैटर्स। लेकिन हर बड़े एक्सप्लोजन के लिए एक ट्रिगर चाहिए होता है। यहाँ वो इमीडिएट कॉज बना आर्मी में इंट्रोड्यूस की गई नई एनफील्ड राइफल। इसके जो कार्ट्रिजेस थे उन्होंने सच में आग में घी का काम कर दिया। पर इतना सब होने के बावजूद ये रिवोल्ट सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया? देखिए, इसके पीछे कुछ बहुत ही बेसिक बट क्रिटिकल प्रॉब्लम्स थे। फॉर वन, ये प्लान्ड टाइम से पहले शुरू हो गया, मतलब सरप्राइज एलिमेंट चला गया। फिर देयर वाज नो सेंट्रल लीडरशिप। अलग अलग जगह अलग अलग लोग लड़ रहे थे, बट कोई एक कमांडर नहीं था। वेपन्स भी पुराने थे, और शायद सबसे बड़ी बात, कुछ लीडर्स के लिए ना नेशनलिज्म से ज्यादा अपना सेल्फ इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट था। So the uprising was suppressed, right? But, and this is a huge but, इसका एक massive outcome निकला. The rule of the East India Company was over. खत्म. 1858 से इंडिया सीधे ब्रिटिश क्राउन के डायरेक्ट रूल के अंडर आ गया. Now that, my friends, was a major turning point in our history. Alright, so 1857 के बाद ना, the fight for freedom started to change. एक नई स्ट्रैटेजी उभर कर आई। अब हम बात करेंगे स्वदेशी मूवमेंट की। ये इन अ वे ब्रिटिश रूल के खिलाफ इंडिया का इकोनॉमिक आंसर था। तो इस मूवमेंट का ट्रिगर क्या था? इट ऑल स्टार्टेड इन 1905 विद द पार्टीशन ऑफ बंगाल। उस वक्त के वाइसरॉय कर्जन ने बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया। ऑफिशियली रीजन क्या दिया? एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, कि इतना बड़ा प्रोविंस है, मैनेज करना मुश्किल है। बट कम ऑन, द रियल रीजन वाज समथिंग एल्स एंटायरली। असली मकसद था बंगाल में बढ़ती हुई नेशनलिज्म की भावना को तोड़ना। सो इस पार्टीशन के अगेंस्ट इंडियंस ने एक 3-pronged स्ट्रैटेजी बनाई। स्टेप 1, अडॉप्ट स्वदेशी, मतलब अपने देश में बने प्रोडक्ट्स यूज करो। स्टेप 2, एंड दिस वाज अ बिग वन, बॉयकॉट फॉरेन गुड्स, ब्रिटिश माल का पूरी तरह से बॉयकॉट। और स्टेप 3, अडॉप्ट नेशनल एजुकेशन, बेसिकली अपने खुद के स्कूल्स और कॉलेजेस खोलना ताकि ब्रिटिश इन्फ्लुएंस से बचा जा सके। And did it work? Oh, you bet it did. The economic impact was huge. British imports, खासकर मैनचेस्टर से आने वाला कपड़ा, चीनी, even cigarettes, इन सब का import suddenly बहुत नीचे आ गया. This boycott hit the British where it hurt the most, in their pockets. Okay, so the Swadeshi movement was a success. और इससे Britishers, frankly, थोड़ा घबरा गए। उन्हें रियलाइज हुआ कि सिर्फ फोर्स से काम नहीं चलेगा। So they went back to their oldest trick in the book, the divide and rule policy. ये था उनका काउंटर ऑफेंसिव। तो ये डिवाइड एंड रूल है क्या चीज? वेल, द स्ट्रैटेजी इज सिंपल बट डेडली इफेक्टिव। आप एक बड़ी पावर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, व्हाटएवर। जब लोग आपस में ही लड़ने लगेंगे तो उनकी कलेक्टिव स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी और फिर उन पर रूल करना बहुत आसान हो जाता है। और इंडिया में इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया गया? उस टाइम के वाइसरॉय मिंटो और इंडियन विजेर मोरली ने ये प्लान एग्जीक्यूट किया। उनका फर्स्ट स्टेप था हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में कम्युनलिज्म को हवा देना। फिर उन्होंने अपर क्लास मुस्लिम्स को कन्विंस किया कि उन्हें सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है, और इसका सीधा रिजल्ट 1906 में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन, जिसे ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स का पूरा सपोर्ट था। नाउ अ लॉट वाज हैपनिंग, राइट? बट कांग्रेस के अंदर ही देयर वाज अ ग्रोइंग फ्रस्ट्रेशन।
बहुत सारे यंग लीडर्स थे जो कांग्रेस की पिटिशंस एंड रिक्वेस्ट्स वाली पॉलिसी से खुश नहीं थे। उनका कहना था कि आज़ादी मांगने से नहीं, छीनने से मिलेगी। और इसी फ्रस्ट्रेशन से जन्म हुआ एक नए अग्रेसिव अप्रोच का, द राइज ऑफ द रैडिकल्स। सो लेट्स लुक एट द क्लियर डिफरेंस इन आइडियोलॉजी हियर। एक तरफ थे द मॉडरेट्स। इनका बिलीव था कि हमें ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस पर भरोसा करना चाहिए, पिटिशंस लिखनी चाहिए, रेजोल्यूशंस पास करनी चाहिए, बेसिकली सिस्टम के अंदर रहकर चेंज लाना है। ऑन द अदर हैंड वी हैड द रैडिकल्स। इनका एजेंडा बिल्कुल क्लियर था, नो मोर पिटिशंस, वी वांट डायरेक्ट एक्शन, सेल्फ रिलायंस और आज़ादी मतलब कंप्लीट फ्रीडम यानी स्वराज। और इस रैडिकल सोच को आवाज़ किसने दी? द वन एंड ओनली लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। उनका ये नारा, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई विल अचीव इट एनी हाउ, ये लाइन नहीं थी, ये एक आग थी। ये देश के नौजवानों के लिए एक मंत्र बन गया। इस एक लाइन ने पूरे देश में एक ऐसी एनर्जी भर दी जैसी पहले कभी नहीं देखी गई थी। और तिलक अकेले नहीं थे। इस दौर ने देश को कई ग्रेट रेवोल्यूशनरीज दिए। हम बात कर रहे हैं वासुदेव बलवंत फाड़के, वीर सावरकर, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, द लिस्ट गोज ऑन। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद और ऑफ कोर्स भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव। इन सब लोगों ने आज़ादी के लिए एक नया एग्रेसिव रास्ता चुना। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग इज कि ये आज़ादी की लड़ाई सिर्फ इंडिया की ज़मीन तक लिमिटेड नहीं थी। देयर वाज अनदर फ्रंट, अ ग्लोबल फ्रंट। बहुत सारे इंडियंस थे जो इंडिया से बाहर रहकर इंटरनेशनल लेवल पर आज़ादी के लिए काम कर रहे थे। जस्ट लुक एट द एक्सटेंट ऑफ देयर एक्टिविटीज़। इंग्लैंड, कनाडा, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, इवन अफगानिस्तान एंड सिंगापुर, ये सब देश इंडियन रेवोल्यूशनरीज के इम्पॉर्टेंट हब्स बन चुके थे। यहाँ से वो लोग रिसोर्सेज अरेंज करते थे, पॉलिटिकल सपोर्ट गेन करते थे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल के लिए इंटरनेशनल अवेयरनेस क्रिएट कर रहे थे। और इनमें कुछ बहुत ही प्रोमिनेंट नेम्स थे। फॉर एग्जाम्पल श्यामजी कृष्णा वर्मा, फिर मैडम भीखाजी कामा, जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे, और लाला हरदयाल, जिन्होंने अमेरिका में गदर पार्टी की नींव रखी। द गदर पार्टी इन इटसेल्फ वाज अ मैसिव मूवमेंट। ये सब लोग विदेश में रहकर भी इंडिया की आज़ादी की आवाज़ को बुलंद कर रहे थे। एंड दिस वाज एन एब्सोल्युटली हिस्टोरिक मोमेंट। सोचो, साल था 1907, जगह इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस, स्टुटगार्ट, जर्मनी। और वहाँ मैडम कामा ने पहली बार एक इंटरनेशनल स्टेज पर इंडिया का फ्लैग होइस्ट किया। दिस वॉजंट जस्ट अबाउट होइस्टिंग अ फ्लैग, ये पूरे देश के लिए एक स्टेटमेंट था। It gave India's freedom struggle a global identity. फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।